सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि एनआईए जितने बड़े बड़े खुलासे करे सचिन वाजे को लेकर, और सचिन वाजे के मामले को लेकर या पूरे जितने भी मामले देखे जाए उनमें बार बार खुद ही जो एमवीए सरकार है, आपने तिग्रम सरकार है बोल सकते हैं, उनमें खुद ही फूट पड़ती दिखाई दे रही है। एनसीपी के बयान पूरे अलग हो रहे हैं, शिवसेना के बयान पूरे अलग होते हैं। खुद बोलते हैं शरद पवार कि वो किसी को नहीं बचाएंगे, और शिवसेना हर मुमकिन कोशिश कर रही है, साथ ही साथ बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कैसे कर कर भी तिगड़म ताक करके बचा सकें वो जितने भी मुजरिम हैं उनको। देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है, ये मैं पहले से हमेशा से डे वन से बोलती आई हूं कि तीन तिगड़ी की झोल झपाटे की सरकार है। ये वो सरकार है जिस सरकार को बनना ही नहीं था। ये वो सरकार है जिसको महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट नहीं दिया था। ये जबरदस्ती बनाई हुई सरकार है। ये वेंटिलेटर पर चलने वाली सरकार है। ये सरकार के प्राण तो वैसे ही निकले हुए हैं। ये सरकार वो है जो गलत काम कर रही है। ये सरकार वो है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं। ये सरकार कटघरे में खड़ी है, जनता की अदालत में खड़ी है, और जनता इनको नकार रही है। पहली बात। दूसरी बात, जो पूरा तमाशा वहां पर चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, उसका जो क्लाइमेक्स आया है वो आया है एंटीलिया और मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर का जो ये धमाका, आतंकी धमाका कराने की कोशिश की गई उसके ऊपर। अब ये बात है कि इनमें फूट पड़ गई। इनमें एकता कब थी? ये तो मजबूरी में बने हुए लोग हैं कि मजबूरी में इनको सरकार चलानी है, इनको भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना है, इसलिए किसी भी तरीके से मजबूरी बुरे वक्त में एक दूसरे की बुराइयों को झेल रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। इसलिए एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना एक साथ इकट्ठी हो रखी है। लेकिन अब क्योंकि सचिन वाजे शिवसेना के प्रवक्ता थे, उनके ऊपर इतनी बड़ी गाज पड़ गई है, वहां पर जो सीपी है वो निकल करके चले गए हैं, तो शिवसेना को बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि डर है मन में कि उनका जो व्यक्ति है वो एनआईए के पास है, और कहते हैं कि वो एक के बाद एक राज अंदर उगल रहा है, यानी कि वो भानुमति का पिटारा हो गया एनआईए के लिए। अब वो क्या क्या वहां पर कन्फेशन पे कन्फेशन किए जा रहे हैं, क्या क्या वो चीजें बोले जा रहे हैं, वो तो रामी जाने, सचिन वाजे जाने और एनआईए जाने। अब यहां जो बाहर बैठे हुए उनको बहुत डर लग रही है, लेकिन बचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको साफ तरीके से यह बोल दिया गया है कि भैया अब सचिन वाजे को बचाना बंद कर दो, वरना हम सरकार एक साथ नहीं चला सकते। हालांकि यद्यपि मैं ये जरूर मानती हूं कि इनमें से सरकार को खत्म करने की कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिनकी इतनी डेस्परेशन है सरकार चलाने की कि ये किसी भी तरीके से सरकार चलाएंगे। लेकिन प्रश्न यहां पर गृह मंत्री जी के ऊपर भी है कि वो गृह मंत्री हैं, उनके महकमे में इतनी सारी चीजें कैसे होती रही, उनके संज्ञान में क्यों नहीं आई, उन्होंने इन चीजों का संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया। जनता उनसे निवेदन करती रही, मैंने स्वयं उनसे बहुत निवेदन करे अपने तमाम वीडियो ट्वीट्स के माध्यम से, क्यों संज्ञान नहीं लिया, ऐसी स्थिति क्यों आई कि देश के अंदर एक आतंकी हमला रक्षक जो व्यक्ति है, जो खाकी वर्दी वाला है, वही करने पर उतारू हो गया। पूरी की पूरी जो पुलिस महकमा है वहां का, उसके पर प्रश्न चिन्ह लग गया, उनके सम्मान पर इतना बड़ा दाग लग गया। ये सोचने वाली बात है, और ये सोचने वाली बात है कि क्यों इस सरकार को चलाया जा रहा है। क्या जरूरी है सत्ता में रहना या जनता की सेवा करना? क्या जरूरी है इलीगल कामों को सपोर्ट करना या फिर जायज और सही काम करना? तो आपको लगता है कि अब सपोर्ट छीन लेंगे, गिर सकती है जल्दी? क्योंकि अगर यही काम बीजेपी में होता तो सभी लोग जितने भी धरना प्रदर्शक है वो रोड पर उतर जाते हैं और बहुत बार बोलते हैं कि सीएम को रेजिग्नेशन देना चाहिए, सीएम को पद छोड़ देना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े खुलासों के बाद खुद ही थोड़ी इज्जत बचाने के लिए खुद ही रेजिग्नेशन देना चाहिए? देखिए, जहां तक रेजिग्नेशन देने या ना देने वाली बात है, वो अब इनको खुद से सोचना चाहिए इनको क्या करना है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो डे वन से बोलती हूँ कि सरकार को बनना ही नहीं चाहिए था। ये सरकार वहां पर क्यों है, किस लिए है, और इसलिए वो लोग मेरे ऊपर लगातार ये आरोप भी लगाते हैं कि ममता काले को किसी भी जो केसेस हैं उनसे लेना देना नहीं है, सरकार गिराना है। भैया, मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम आपके सरकार के पीछे पड़ें। आप स्वयं अपने पीछे पड़े हुए हो, और जिस तरीके के कृत्य आप लोग करवा रहे हो, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है सरकार गिरवाने के लिए। और जो ऐसी सरकार होती है जो गलत चीजों पर टिकी हुई होती है, उसका कभी ना कभी तो अंतिम समय आता ही है। अब ये देखना है कि कब आना है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई और करता तो डेफिनेटली अब तक तमाशा हो चुका होता। एक नॉर्मल एपीआई पुलिस कमिश्नर को डायरेक्ट जाकर रिपोर्ट करता है, जो परमवीर सिंह है, जो तोते की जान एक मैना में बसती थी, या एक बोल सकते राजा की जान तोते में बसती थी। परमवीर सिंह की जान तो बसती थी, क्या बोलते हैं, सचिन वाजे में। अब परमवीर सिंह में जान किसकी बसती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जो एनसीपी बोल रही है और उसके उलट बयान पूरा शिवसेना दे रही है, तो एमवीए सरकार जो बोल सकते हैं, महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही है, तीन तिगड़े की सरकार चल रही है, चल तो रही है, लेकिन आपस में ही फूट पड़ती काफी दिखाई दे रही है।
पहले तो एमबीए का फुल फॉर्म है महाविनाश अगाड़ी। जब से ये वहां पर आए हैं तब से पूरे का पूरा उलट चीजें वहां उसके अंदर हो रही हैं और इसको बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं है। अब जहां तक कौन तोता है, किसकी जान किस में बस रही है, ये सरकार परमवीर सिंह और सचिन वाजे को बताना चाहिए। लेकिन हाँ, बड़ा प्रश्न जो है वो यही है कि ये सारे कृत्य के पीछे एक एपीआई नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। ये किसका संरक्षण है, इनके स्वामी कौन है, इनके मालिक कौन है, कौन इन लोगों से ये सब कार्य करवा रहे थे इलीगल, वो जानना बहुत जरूरी है। अब जिस तरीके से एनआईए काम कर रही है वो बहुत बधाई के पात्र हैं। एक के बाद एक कलई खुल करके निकल करके आ रही हैं। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कारें निकल रही हैं, अब एक कुर्तों की कहानी भी निकल के आ गई है। एक कुर्ता मिला था गाड़ी के अंदर और दूसरा कुर्ता मिला है मुलुंड टोल नाके पर जला हुआ, जिसकी राख एनआईए ने अपने पास ले ली है। तो अब ये सोचने की बात है कि सचिन वाजे कितना क्रिमिनल माइंडसेट का कॉप था और क्या वो वाकई एक कॉप था, क्या वो वाकई एक ईमानदार पुलिसकर्मी था। ईमानदार तो हो ही नहीं सकता, तो क्यों उसकी बहाली की गई, क्या इंटेंशन थे, कोविड का बहाना था और निशाना किस पर था, यह जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किस को फिक्स करने के लिए, किस को रास्ते से हटाने के लिए, किस को बर्बाद करने के लिए सचिन वाजे की बहाली वहां की सरकार के द्वारा की गई, ये प्रश्न बिल्कुल उनसे किए जाने चाहिए। हिंदुस्तान की जनता करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। और जो खेल वहां पे हुआ है, जो खेला जो वहां पर इन लोगों ने किया है, अब खेला कर रही है एनआईए और एक एक चीज निकल करके बाहर आई। एनआईए जो बोल सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, सारी की सारी सीबीआई बोल सकते हैं, एनआईए सब जाके सर्च कर रहे हैं, सारे सबूत लेके आ रहे हैं। उसके बाद बात चल रही है ये कि परमवीर सिंह से भी अब एनआईए पूछताछ करेगी। तो उस पर क्या कहेंगे? क्या परमवीर, जैसे सचिन वाजे ने एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है एनआईए सचिन वाजे को लेकर, परमवीर सिंह को लेकर भी एक के बाद एक बड़े खुलासे होने निश्चित हैं? मुझे तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि देखिए एपीआई जो थे सचिन वाजे, सीआईयू के एपीआई, वो रिपोर्ट किसको करते थे? परमवीर सिंह को, सीपी को मुंबई के। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। एपीआई सीआईयू का डायरेक्टली सारी जो बीच की चेन है उसको तोड़ करके सीधे सीपी मुंबई को रिपोर्ट कर रहे थे। पहले तो यही बहुत बड़ा प्रश्न का विषय है कि भैया क्यों वो उनको रिपोर्ट कर रहे थे, क्यों वो डायरेक्टली सीएम हाउस में उनका आवागमन रहता था, ये क्या कहानी चल रही थी। दूसरी बात, एक सीपी के नाक के नीचे या एक सीपी के आंख के नीचे ये तमाम चीजें होती रहे तो जो छींटे हैं इन सब चीजों के, उनकी वर्दी तक पूरी तरीके से जाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या सिर्फ ट्रांसफर भर में रुक जाना चाहिए? क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या उनको बाकी के दायरों में नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि वो जो गाड़ियां हैं, जो इनोवा है, वो क्राइम ब्रांच की है। जब वो इनोवा एनआईए ने रिकवर करी, वो मुंबई के सीपी के प्रीमाइसेस से मिली है। और जब ये कहानी बाहर निकल करके आई थी कि उस दिन एंटीलिया में 2 गाड़ियां गई थी, एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा, तो मुंबई की पुलिस ने ऐसी एक्टिंग करी कि भैया जैसे उस इनोवा को या तो आसमान खा गया, ये जमीन निगल गई, कहां गई, हमें तो नहीं मिल रही है। और ऐसे ढूंढ ली एनआईए ने। कैसे करेंगे ना, कैसे करेंगे? बगल में लड़का, शहर में ढिंडोरा, तुम्हारी खुद की गाड़ी है, तुम कैसे ढूंढ के निकाल करके दे दोगे? तो ये सारी चीजें जो मुंबई के सीपी, एक्स सीपी थे परमवीर सिंह, उन पर प्रश्न पूरी तरीके से लगाती है। और एक चीज और पूछना चाहती हूं मैं, मुझे कभी नहीं भूलता जिस प्रकार से ये फेक टीआरपी केस बनाया गया। पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसका ब्रेन चाइल्ड था। फेक टीआरपी का केस किसने गढ़ा, फेक टीआरपी की स्क्रिप्ट किसने लिखी, क्यों लिखी? जब उसमें रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं था तो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका नाम क्यों लिया गया? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी एक फेक टीआरपी केस में? क्या कहानी थी? इतना कुछ तमाशा वहां पर इतने दिन से चलता रहा, अभी तक तो किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो क्या वो इतना बड़ा विषय था, एक झूठ विषय जिसको बुना गया, क्या वो इतना बड़ा था कि उसके लिए एक सीपी को बाहर आकर के ग्लोरीफाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? तो उसके भी प्रश्न हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इन लोगों के तत्वाधान में, या जब ये लोग सीपी थे या एपीआई थे, तब जितने भी केसेस हुए हैं मुंबई के अंदर, क्या उनको रीइन्वेस्टिगेट नहीं होना चाहिए? क्या उनको बंद नहीं हो जाना चाहिए? या केस जो इन्होंने बंद कर दिए हैं, वो केसेस जिन पे जो आत्महत्याएं इन्होंने गढ़ दी हैं, क्या उनको रीओपन प्रॉपर्ली नहीं होना चाहिए? क्या उनकी खोजबीन नहीं की जानी चाहिए? हिंदुस्तान बिल्कुल की जानी चाहिए। और एक दुख की बात यह है कि हम लोग तमाम समय से बोल रहे थे कि चीजें वहां पर गलत हैं। अगर उस वक्त चीजें इन लोगों को हटा दिया जाता तो मनसुख हिरेन को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता, एक परिवार फिर से बर्बाद नहीं होता।
तो अब जो बात हुई है वो मेन मुद्दा आ ही गया है कि सरकार जो चल रही है झोल चपाटे की सरकार, वो हर मुमकिन कोशिश करी है अपने आप को सरकार को बचाने के लिए। लेकिन जितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, अनिल देशमुख के बयान देना, साथ ही साथ शरद पवार के अलग बयान देना, संजय राउत बचाव कर रहे हैं फिर अपनी गलती मान रहे हैं, तो ये जितना भी सब कुछ झोल झपाटा चल रहा है, जितने भी बार बार तथ्य सामने आ रहे हैं, बार बार जो एनआईए पूछताछ कर रही है, इसके बाद ये बहुत ज्यादा संभावना है कि जल्दी सरकार गिर सकती है और सरकार में अब बहुत बड़े बड़े चेंज आने वाले। महाराष्ट्र पूरी तरह से उसकी सत्ता जो है उलटने पुलटने वाली है। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।